नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IAS PCS बाय राजकुमार चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नदियां चल रही हैं, तो अब का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इससे कई बार एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी से जो भी बेहतरीन फैक्ट्स एग्जाम में बन सकते हैं उन्हें हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से और प्रयास करेंगे इनको समझने का, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ये हिमालय नदी है। ये जो हमारा हिमालय वाला हिस्सा है कि यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं, जैसा कि सतलुज नदी राजस्थान झील से निकली थी, तिब्बत से, चीन से, ऐसे ही जो भी हिमालय की साइड से जो भी नदियाँ निकलती हैं कुल मिलाकर, ये सब हिमालय नदी कही जाती हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और बने भी हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी हिमालय नदी नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार दे दिए जाएंगे: ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी सिंधु नदी, सी सतलज नदी और डी गोदावरी नदी। जबकि हमें क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि वो जो तीन नदी हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से निकली हैं, जबकि गोदावरी हिमालय नदी नहीं है। और चूंकि वो की प्रायद्वीपीय नदी है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को आराम से पकड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं और बने भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि सभी नदियों में सबसे ज़्यादा है, जो भारत के अंदर और बाहर जिनका उद्गम है उनमें सभी में ज़्यादा है। तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि भाई सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर के साथ टॉप पर है। जबकि अगर ऑप्शन में गंगा भी हो और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और उसमें ब्रह्मपुत्र भी है और आपका सिंधु भी दिया हुआ है, सतलज भी दिया हुआ है, तब आपको जो करना है वो ब्रह्मपुत्र नदी करना है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर के साथ टॉप पर है, याद रखना है। जबकि अगर हम देखें तो सिंधु नदी 2880 किलोमीटर के साथ इसके बाद है, और सतलज नदी 1500 किलोमीटर है उसकी लंबाई। जबकि भारत में जिसका उद्गम है, जैसे गंगा है जो कि गौमुख से निकली है, क्योंकि उसका उद्गम भारत में है गंगा का, इसलिए भारत ऐसी नदी जिसका उद्गम भारत में है वो सबसे लंबी कौन सी, तो वो गंगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी है, याद रखना है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ये भी वहीं से निकलती है, क्वेश्चन जहाँ से आपकी सिंधु निकली थी, ध्यान रखना है। ये मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। हिमनद का मतलब है इंग्लिश में ग्लेशियर, हिंदी में इसे कह देते हैं हिमनद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कहाँ से निकलती है, जहाँ से आपकी सिंधु निकली, दोनों एक ही जगह हैं। कई बार क्या है, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी दो नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल एक ही है। कई बार सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह दो नदियाँ कौन सी हैं जिनका उद्गम स्थल एक ही है, मतलब कि साफ है कि दोनों एक ही स्थान से निकली हैं। तो मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से दो नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी दो नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल एक ही है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। BS याद रख सकते हैं आप, है ना, जिससे कि शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये दो ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल, या फिर कह सकते हैं जहाँ से निकली हैं वो स्थान एक ही है। चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती हैं, जो कि ग्लेशियर है मानसरोवर झील के निकट। और कहाँ से निकलती हैं ये आपके तिब्बत से निकलती हैं, जो कि चीन में है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं और बने भी हैं।
तिब्बत चीन से निकलती है। तिब्बत चीन से निकलती है। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। वैसे मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है कि वह कौन सी दो नदी हैं जिनका उद्गम स्थल एक ही है, जहां एक ही स्थान से निकली हैं। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों चेमा यंगडुंग हिमनद से ही निकलती हैं, ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत चीन से निकलती हैं। हालांकि सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो वो आपका राकस्ताल झील से निकलती है, मानसरोवर मतलब कि तिब्बत राकस्ताल झील से निकलती है। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों को आप याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र सिंधु दोनों ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल एक है। वही हम ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ से निकलती है, तिब्बत चीन से निकलती है, पूछा जा सकता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कई अन्य नामों से जाना जाता है। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और इसे सापू या फिर यारलुंग जंगो के नाम से जाना जाता है। सापू, इसे सापू, सापू और यारलुंग जंगो, यारलुंग जंगो, यारलुंग जंगो के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, इसे सापू के नाम से भी जाना जाता है, इसे यारलुंग जंगबो के नाम से भी तिब्बत में जाना जाता है। वहाँ पर अनेक प्रकार के इसके नाम हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें कि अगर इसका अपवाह की बात करें, अपवाह का मतलब है कि ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी आपकी, ये कितने किस तरीके से, कहाँ से, किन किन देशों से होकर इसका प्रवाह है, तो ध्यान रखना है। चूंकि ये 3 देशों से होकर बह रही है तो पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी एक तो चीन से होकर बह रही है, चूंकि तिब्बत से ही निकली है, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से, तो चीन से होकर बह रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चीन के बाद ये कहाँ पर आई है? चीन के बाद ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते इसने भारत में प्रवेश किया। एकदम उसी हिसाब से पढ़ेंगे हम, जिस हिसाब से क्रम है इसका। भारत में प्रवेश किया और उसके बाद ये बांग्लादेश के रास्ते, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बांग्लादेश के रास्ते। उसके बाद ये बांग्लादेश के रास्ते कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब चूंकि ये 3 देशों से होकर बही है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा लाजमी बनना बहुत जरूरी है, वो पूछा जाएगा एग्जाम में कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश, किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए चाइना, बी भारत, सी बांग्लादेश और डी दे दिया जाएगा म्यांमार। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमें क्लियर मालूम होना चाहिए कि किन किन देशों से होकर ये प्रवाहित हो रही है। क्लियर? इस तरीके की कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, पूछते रहे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। यहाँ से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, इस तरीके से बहती जाती है और ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। सबसे पहले आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि उसने प्रवेश ही यहाँ पर किया। तो पूछा जा सकता है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जगह कहाँ है जो प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश के दिहांग में प्रवेश करती है। दिहांग, दिहांग एक जिला है अरुणाचल प्रदेश का, तो वहां पर ये उस स्थान पर ये प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है।
अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में। किस जिले में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के? तो दिहांग जिले में वो प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार बने हुए हैं। पासी घाट के निकट दो सहायक नदियां, ध्यान दीजिएगा, एक वहां पर पासी घाट है, पासी घाट के निकट दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित, इसमें मिल जाने के बाद, ध्यान दीजिए, पासी घाट के निकट दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित दो सहायक नदियां हैं जिनका नाम याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बताता हूँ। दिबांग और लोहित, इसका मतलब ये क्लियर हो चुकी है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं, चूंकि ये उसमें मिल रही है। तो दिबांग और लोहित, लोहित, इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी में आपकी मिल रही हैं नदियां, ये इसकी सहायक नदियां, ठीक है। सहायक नदियां जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो हमारी मेन नदियां होती है उसमें अगर आकर चारों तरफ से आकर अगर छोटी छोटी नदियां अपना जल डाल देती हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी मेन नदियां हैं उसमें अगर आकर कोई अन्य छोटी नदियां अपना जल डालती हैं, जल गिराती हैं, तो क्या होता है कि उन्हें सहायक नदियां बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, पासी घाट के निकट दिबांग और लोहित, ये दोनों नदियां अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में डालती हैं। मतलब कि पासी घाट के निकट दो सहायक नदियां दिबांग और लोहित इसमें मिल जाती हैं, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में, और इनके मिलने के बाद ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में इसका, इनके मिलने के नाम ही इसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्मपुत्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगर हम इसे ठीक तरीके से देखें, यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदियां हैं। तो जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र यहाँ से यारलुंग, जंगवो, सांगपोर, सापू के नाम से आई थी वो। तो जैसे ही मतलब ऊपर से यहाँ पर प्रवेश किया, तो कुल मिलाकर ये है कि जैसे ही यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट एक जगह है, अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट एक जगह, उसके निकट दो सहायक नदियां उसमें मिलती हैं। किसमें? यारलुंग जंगवो नदी में, क्योंकि तिब्बत में उसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, सापू और यारलुंग जंगवो। तो यहाँ पर मिलने के बाद ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। ध्यान दीजिए, मिलने के बाद ही इसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है कि किन दो नदियों के मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किन दो नदियों के मिलने के बाद यारलुंग जंगवो नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। ध्यान से सुनिए, किन दो नदियों के मिलने के बाद यारलुंग जंगवो नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा? तो आपका दिबांग और लोहित नदियां के मिलने के बाद ही यारलुंग जंगवो का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। तो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में जब ये दो नदी आपकी दिबांग और लोहित मिल गई, तो उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी गई। इसके बाद ये असम घाटी में प्रवेश करती है दोस्तों। इसके बाद ये नदी असम घाटी में प्रवेश करती है, असम घाटी। इसके बाद ये असम में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो असम का जो शोक है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ इस तरीके के ढलान होने के कारण इसका जो पानी है इधर उधर चला जाता है, जिससे कि वहाँ के लोगों को काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी हद तक वो एक आपदा की स्थिति भी वहाँ पर बन जाती है। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी चूँकि वहाँ पर असम में कुछ हद तक आपदा की स्थिति उत्पन्न कर देती है इधर उधर पानी जाने के बाद, क्योंकि पीछे से ये हिमालय चूँकि ये हिमालय नदियाँ हैं और आपका अवसाद बहा कर ला रही है, तो होता क्या है कि अवसाद रास्ते में अवसाद एक साइड जमा हो जाता है। तो जिस हिस्से में या जिस स्थान पर ज़्यादा अवसाद जमा हो जाता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे, तो
ज़्यादा अवसाद जमा होने के कारण क्या होता है कि वह नदियाँ अपना जब आगे ज़्यादा अवसाद जमा हो जाता है तो अपना स्थान बदल लेती है। क्योंकि स्थान परिवर्तन के कारण वहाँ पर एक आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी कारण क्या है कि असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। यहाँ अनेक सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं। अनेक असम घाटी में पहुँचने के बाद ही अनेक सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं और इसकी कई प्रकार की अन्य सहायक नदियाँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसकी जो अन्य सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेर में कुछ अन्य सहायक नदियाँ इनकी लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। सुबनसिरी, सुबनसिरी, क्योंकि हमें सहायक नदियाँ याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन दिए गए विकल्पों में कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। और हम इस क्वेश्चन को तभी हल कर पाएंगे जब हमें ये मालूम होगा कि हाँ कौन सी इसकी सहायक नदी है। अगर नहीं वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तभी हम कर पाएंगे तो कौन सी इसकी सहायक नदी है, जब हमें ये बात मालूम होगी कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। तो ये भी इसकी सहायक नदी हुई। दिबांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट के निकट जब ये मिल गई तभी ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम पड़ा, वरना इससे पहले तो इसे यारलुंग जंगो के नाम से जाना जाता था। क्लियर। तो सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है, कामेक इसकी सहायक नदी है, कामेक ध्यान देना है, कामेक इसकी सहायक नदी है, कामेक इसकी सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम बात करें जिया भरेली, जिया भरेली इसकी सहायक नदी है। जिया भरेली इसकी सहायक नदी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें धनसिरी पुथीमारी, धनसिरी पुथीमारी, ये सभी क्या हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं जो साइड से पानी डालती हैं अपना। और इसके बाद पगलादिया, कपिली, मानस, पगलादिया, कपिली, मानस, पगलादिया, कपिली, मानस, पगलादिया, कपिली, मानस। पगलादिया, कपिली, मानस। देखिए तो स्टूडेंट, जब तक हम सभी सहायक नदियों को याद नहीं कर लेते तो तब तक हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में हल कर ही नहीं सकते। जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए दिबांग और लोहित भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, चूँकि इन दोनों के मिलने के बाद ही ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम पड़ा था अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जैसे इसने प्रवेश किया था तो पासी घाट के निकट जब दिबांग और लोहित इसमें मिल गई थी तभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। उससे पहले तो इसका नाम क्या था, यारलुंग जंगो, क्योंकि तिब्बत में इसे यारलुंग जंगो के नाम से जाना जाता था। क्लियर। उसके बाद असम घाटी में इसमें और भी अन्य नदियाँ मिली और इसकी अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सुबनसिरी, कामेक, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पगलादिया और कपिली, मानस। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिए गए विकल्पों में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो जैसे ही हमें मालूम पड़ेगा ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ए ऑप्शन सुबनसिरी, बी ऑप्शन कामेर, सी ऑप्शन जिया भरेली और डी ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपका चिनाब। तो हमें जैसे ही क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि भाई चिनाब नहीं है, क्योंकि चिनाब सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसलिए चिनाब नहीं है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रख के चलनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा।
और सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक ही निवेदन है कि जीएस को रटने का प्रयास ना करें, जीएस में समझ विकसित करें, समझने का प्रयास करें, ताकि आप जीएस को एक अच्छे लेवल पर पढ़ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग का मतलब होता है दोस्तों कि गुफा वाला जलमार्ग कहाँ बनाती है। देखिए, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर प्रवेश किया था इसने, तो उसके बाद ये फिर आपकी असम घाटी में प्रवेश की। तो असम घाटी में चूंकि ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है, वहाँ पर एक गुफाओं से होकर बहती है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी असम में अंदर पहाड़ों से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में पहाड़ों से अंदर पहाड़ों से होकर बहती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। कौन सी नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में गुम्फित जलमार्ग बनाती है, याद रखना है, गुम्फित जलमार्ग। तो पहले तो यही याद रखना, यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक तो ये बनेगा कि कौन सी नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में गुम्फित जलमार्ग बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में गुम्फित जलमार्ग बनाती है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया। क्लियर? तो जैसा कि मैंने बताया भी है, फिर से एक बार ध्यान देंगे मैप के सहारे। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आपका अंदर पड़ी थी, तो ये है पासीघाट, जहां मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। इस पासीघाट के निकट दिबांग और लोहित उस यारलुंग जंगो नदी में मिल गई थी। ध्यान दीजिए, जब ये हमारी यारलुंग जंगो अंदर बढ़ी थी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, या फिर है ना दिहांग जिले के रास्ते, तो ये अंदर बढ़ने के बाद यहाँ पर एक पासीघाट जगह है, इसके निकट दिबांग और लोहित नदियाँ इसमें मिल गई थी। दिबांग और लोहित नदियाँ इसमें मिलने के कारण फिर इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र, इसलिए इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भारत में जाना गया। हालांकि तिब्बत में इसे यारलुंग जंगो या सापू या सांगपो के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद ये असम घाटी में प्रवेश की। असम घाटी में चूंकि ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है, गुफा वाला, अंदर गुफाओं से होकर बहती है, पहाड़ों के अंदर से होकर बहती है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। दूसरा, किस राज्य में बनाती है, तो याद रखना है असम राज्य में गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है नदी द्वीप है माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे पहले तो ये बात ये कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब नदी द्वीप माजुली है तो किस नदी पर है? क्योंकि हम ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहाँ पर है? असम में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। दूसरा, किस राज्य में है? असम राज्य में है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आशा करता हूँ कि ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। यहाँ से कई बार इस तरीके के क्वेश्चन ये बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर? और जब अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर है तो फिर किस राज्य में है? तो असम में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद गारो पहाड़ी मेघालय से मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है मेघालय में चली जाती है, वही सीधी सी बात है। और वहाँ से गारो पहाड़ी जो कि मेघालय में है, जैसा कि आप सब जानते होंगे,
गारो पहाड़ी मेघालय से मुड़कर, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये गारो पहाड़ी जो मेघालय में उससे मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी कुल मिलाकर, ब्रह्मपुत्र नदी गारो पहाड़ी मेघालय से मुड़कर और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर ये आ जाती है आपकी बांग्लादेश में। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, पूछ लिए जाते हैं कई बार। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश कर लेती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें तिस्ता नदी मिलने के बाद, देखिए जैसे ही इसने आपका बांग्लादेश में प्रवेश किया तो बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी ने प्रवेश किया तो इसका नाम बांग्लादेश में बदल गया और इसे वहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना गया। इसमें तिस्ता नदी मिल जाती है, इसमें तिस्ता नदी मिलने के बाद, इसमें तिस्ता नदी मिल जाती है और तिस्ता नदी मिलने के बाद फिर ये जमुना बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें तिस्ता नदी मिलने के बाद, जब इसमें तिस्ता नदी मिली थी तो तिस्ता नदी मिलने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना गया, जमुना। कुल मिलाकर ये है कि जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश की उसके बाद इसमें एक तिस्ता नदी, तिस्ता नाम की नदी मिली। तो यहाँ से हम एक और प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि तिस्ता नदी भी आपकी इसमें मिल गई ब्रह्मपुत्र नदी में, तो तिस्ता भी किसकी सहायक नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, चूंकि ये भी इसी में मिल गई। फिर से एक बार क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, है ना। इसमें तिस्ता नदी मिलने के बाद, अब इसमें तिस्ता नदी मिल गई, ब्रह्मपुत्र नदी में तिस्ता नदी मिल गई और तिस्ता नदी मिलने के बाद फिर ये जमुना बन गई, जमुना के नाम से जाना गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी जो थी आपकी बांग्लादेश में प्रवेश की उसको नाम दिया गया, उसको जमुना कहा जाए। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। इसमें तिस्ता नदी मिलने के बाद क्या होता है कि जो जमुना थी फिर वो गंगा में मिल जाती है। तो वो जो जमुना जो थी तिस्ता नदी मिलने के बाद फिर वो लास्ट में बांग्लादेश में ही गंगा में मिल गई। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में ही वो फिर कहाँ मिल गई, गंगा में, क्योंकि गंगा पीछे से बहती हुई आ रही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो थी, ये जो थी, जो वहाँ जमुना बन गई तिस्ता मिलने के बाद, तो फिर वो आगे चलकर जमुना किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और आगे चलकर मेघना गंगा नदी में मिल जाती है। फिर एक मेघना धारा आती है, मेघना धारा आती है, उसके बाद गंगा में मिल जाती है। फिर एक छोटी सी नदी की धारा और आती है, मेघना। ये मेघना है और ये मेघना जब आ रही है ऊपर से तो मेघना भी किस में मिल जाती है, जमुना में मिल जाती है। तो मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गई, हालांकि इससे पहले गंगा में भी मिल गई थी। ध्यान दीजिए, एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें कि जब ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी थी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश हुई, इसमें तिस्ता नाम की नदी मिल गई और इसके बाद इसका नाम पड़ा जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जमुना। फिर जमुना जो है आगे चलकर आपकी गंगा में मिल गई, जमुना आगे चलकर आपकी गंगा में मिल गई और गंगा में मिलने के बाद आगे चलकर एक धारा इसमें आती है जिसका फिर आगे चलकर मिल गई और जैसे ही ये दोनों मिलती हैं इनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। लेकिन वो पद्मा कब जाना जाता है, जब ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी गई और वो जमुना और गंगा जब मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी गई और इसके बाद ये जो गंगा हमारी आई और इस गंगा और जमुना जब ये मिली, इसके मिलने के बाद इसका नाम पद्मा पड़ा। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है बांग्लादेश में किन दो नदियों को मिलने के बाद उसका नाम मुख्य धारा का नाम पद्मा पड़ा।
तो ध्यान रखना है, इधर से तो आपकी जमुना और इधर से गंगा मिलने के बाद ही इसका नाम पद्मा पड़ा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो पद्मा, लेकिन अगर पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो आपका जमुना। और जब ये जमुना और इधर से आने वाली मुख्य धारा जो गंगा की मिल जाती है तब इसको पद्मा नाम दिया जाता है। और फिर पद्मा आगे चलती है और थोड़े से आगे चलने के बाद इसमें एक धारा आती है मेघना। एक मेघना धारा आकर इसमें मिल जाती है और ये मेघना धारा के रूप में या मेघना नाम के रूप में या कह सकते हैं मुख्य धारा मेघना के रूप में ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ और बताया भी दिया है अभी, क्योंकि इसमें आकर एक तिस्ता नदी भी, देखो जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश की थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी में आपकी एक नदी आकर मिली थी। ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी आकर मिली थी? तिस्ता। चूंकि तिस्ता नदी जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिली साइड से तो इसका नाम पड़ा जमुना, तब इसका नाम जमुना पड़ा ब्रह्मपुत्र नदी का। क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से भी कि किस नदी के मिलने पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना पड़ा? तो तिस्ता नदी के मिलने के बाद, तिस्ता नदी के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना पड़ा। अब जब जमुना और इधर से मुख्य धारा गंगा की आकर मिल जाती है तब इसका नाम पद्मा पड़ा। तो इसी कारण गंगा को बांग्लादेश में फिर पद्मा भी कहते हैं। फिर उसके बाद एक धारा और आती है छोटी सी मेघना। मेघना जब मिल जाती है तो ये मुख्य धारा जो बन जाती है मेघना के रूप में ही क्या गिरती है? बंगाल की खाड़ी। अब हमें यहाँ से एक क्लियर हुआ कि तिस्ता नदी जो है वो भी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। यहाँ से एक क्वेश्चन अब क्लियर हो गया, तिस्ता नदी जो है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्यों? क्योंकि तिस्ता नदी खुद बांग्लादेश में जाकर कहाँ मिली है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ध्यान दीजिएगा, क्यों है तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी? क्योंकि तिस्ता नदी जो है स्वयं बांग्लादेश में आकर मिल गई है ब्रह्मपुत्र नदी में। इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही इसमें मिली ब्रह्मपुत्र नदी में तिस्ता, तभी बांग्लादेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना पड़ा। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये भी तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी हुई? ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। आशा करता हूँ कि टॉपिक समझ आया होगा।